आज पोजिशनिंग जो हुई उसमें नंबर 3 मुकेश सहनी कांग्रेस के बाद। तो मुकेश सहनी के बारे में कल दिलीप जायसवाल ने कहा था कि एक घटक दल के जो बड़े साथी हैं, बड़ी पार्टी है और जिससे बहुत उम्मीदें हैं, वो उधर से इधर आ रहे हैं और आज मुकेश सहनी वहां हाजिर हो गए। तो मुकेश सहनी का भाव बढ़ा और मुकेश सहनी को लेकर अब आपको क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी यहाँ टिके रहेंगे? मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया जाएगा। मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं। उसे कल कहा था उन्होंने कि देखिए मांगने के लिए तो सीटें मांगी ही जाती है। मुकेश सहनी कहां तक बार्गेन करेंगे, क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव है। देखिए, 2-3 बातें हैं मुकेश सहनी के बारे में। एक तो ये है, हमने इग्नोर कहा था कि उनके सामने 2 ऑप्शन है। एक है कि वो बहुत एक आसान रास्ता है कि आप इंडिया एनडीए के साथ चले जाएं, वो बहुत आसान रास्ता है और मंत्री बन जाइए। हाँ, उनके पास केंद्र की सरकार है, उनके पास अभी राज्य की भी सरकार है, आपको कुछ भी दे सकते हैं। उनके पास 20 राज्यों में सरकार है, वो आपको कहीं से कुछ भी दे सकते हैं, आपको कुछ भी हासिल हो सकता है और किसी तरह का आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि फिर जब आप 10 साल 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो इसी काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि जाकर के उस संघर्ष की आहुति दे दें और जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो ले लें। एक तो ये रास्ता है उनके सामने। अब वो ये भी बात, हमारी जो बात हुई उसके मुताबिक ये भी है कि अब वो सिर्फ घोषणा से या सिर्फ बात से संतुष्ट नहीं होंगे। मतलब पहले तक तो उनका, कुछ दिन पहले तक ये था कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता ये कह दे कि हम आरक्षण के ऊपर विचार कर रहे हैं, हम निषाद समाज को एससी में शामिल करने के ऊपर विचार कर रहे हैं, तो इतने से भी वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब वो इतने से संतुष्ट नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी ताकत और स्ट्रेंथ बढ़ी है, इसी वजह से बढ़ी है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो इस बात को लूज करेंगे। आप लॉन्ग टर्म जो है जो बैटल है उसको आप लूज कर जाएंगे। मतलब लॉन्ग टर्म वॉर जिसको बोलते हैं, मतलब एक होता है कि छोटे छोटे बैटल्स जीतना और फिर एक होता है बड़ी लड़ाई जीतना। तो आप छोटे छोटे बैटल्स जीत करके बड़ी लड़ाई गंवाना चाहते हैं या छोटे छोटे बैटल्स हार करके बड़ी लड़ाई जीतना चाहते हैं। एक तो ये उनके सामने स्थिति है। दूसरा रास्ता ये है कि आप इतिहास बनाने में शामिल हो। मतलब अभी मुकेश सहनी की जो स्थिति है, जिसकी वजह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ा कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं, और हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि अगर कोई बड़ी पार्टी नहीं कहती है, किसी बड़ी पार्टी कहती हो कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, वो कह रही है, इसका मतलब उनका महत्व पता है, उनके वोट का आधार पता है, उनकी उपयोगिता पता है। तो उनको इतिहास बनाने का मौका है कि आप उस तरफ रहिए और नीतीश कुमार का और एनडीए का जो 20 साल का शासन है, आप उसको बदलने में अपनी एक भूमिका निभाइए। देखिए, इतिहास किस तरह से बनता बदलता है वो हम लोग सब लोग राजनीति में देखे ही हैं। कितने बदल गए, कितने लोग 34 साल रहने के बाद लेफ्ट का भी बंगाल में सफाया हुआ तो सफाया ही हो गया, और पटनायक के साथ जो हुआ वो भी हम लोग देख ही रहे हैं। तो एक आसान रास्ता है, एक थोड़ा संघर्ष लड़ाई का रास्ता है, लेकिन इतिहास बनाने का रास्ता है। तो दोनों में से उनको चुनना है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। दूसरी बात यह है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाने या घोषित करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन नहीं आएगी। जब तक घोषित करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं कहा जाता है, तब तक आप उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर सकते हैं उस तरह से। आपको इशारों में ही ये बात कहनी होगी, नहीं तो ये सवाल उठेगा ना कि भाई मुख्यमंत्री घोषित ही नहीं और उप मुख्यमंत्री घोषित हो रहा है। तो जैसे अघोषित दावेदार है तेजस्वी यादव, वैसे ही मुकेश सहनी अघोषित दावेदार होंगे मुख्यमंत्री पद के। उप मुख्यमंत्री पद के सरकार बनेगी तो वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके पर्याप्त संकेत हो जाएंगे, जैसे तेजस्वी के लिए दे दिए गए। तीसरी बात यह है, नंबर ऑफ सीट्स की जो बात है, उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ सीट्स की भी बात है। और वो जिस तरह के प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन हैं मुकेश सहनी, आखिर पिछली बार लोकसभा के चुनाव के समय जब वो गए तो 3 लोकसभा सीटों पर राजी हो गए ना। बिल्कुल 3 लोकसभा सीटें लेकर के वो लड़े। तो उनको भी पता है कि हमको विधानसभा चुनाव में हम कितनी सीटें मजबूती से लड़ सकते हैं, कौन कौन सी सीटें लड़ सकते हैं, और उससे हम सप्लीमेंट करके इंडिया ब्लॉक को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये बात उनको पता है। और इंडिया ब्लॉक का जो फॉर्मेशन है, अभी जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को भी वो देख रहे हैं। आरजेडी है सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेफ्ट अलायंस का स्ट्राइक रेट बढ़िया है, सरकार बनाने में उनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। तो इन सबको भी सीटें देनी है। नए अलायंस पार्टनर भी आने हैं, पशुपति पारस से बात चल रही है। तो इतने सब लोगों को कैसे एडजस्ट करें, ये व्यवहारिक बात उनको समझ में आएगी। इसलिए भले जितनी सीटों की करें, लेकिन जितनी सीटें जो व्यवहारिक रूप से और सम्मानजनक लगेंगी, उसमें जब वो देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी 70 से गिर करके और 50 पर समझौता कर रही है, तो उनको कोई समस्या नहीं होगी कि अपने कुछ सीटें कम करके कम सीटों पर समझौता कर। इसलिए तो इसका आशय बिल्कुल तो इसका आशय ये हुआ और इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि मुकेश सहनी अभी इधर ही रहेंगे, क्योंकि देखिए
जब कल यह सनसनी फैली तो मुकेश सहनी नूरुल हुदा को वीआईपी ज्वाइन करा रहे थे, बिल्कुल। जो आईजी आईजी रेलवे पुलिस हाँ, रहे हैं। अब यदि वह एनडीए की ओर चले जाते हैं तो नूरुल हुदा का क्या होना है? ठीक अब बात। यदि मुकेश सहनी को बदला लेना है तो साहेबगंज में राजू सिंह से बदला लेना है, हुँ, जो 2020 में उनके विधायक बने और भाजपा के साथ चले गए। ठीक बात है। वहां राजेश सहनी ताल ठोक रहे हैं वीआईपी पार्टी से। मुकेश सहनी को बदला लेना है गौरा बुराम में, जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां स्वर्णा सिंह से बदला लेना है। और हमने देखा कि 2015 में गौरा बुराम के लिए मुकेश सहनी इस तरीके से हार गए थे कि पूछिए मत, इधर से उधर हुए, उधर से इधर हुए। और गौरा बुराम में करीब करीब तय है कि मुकेश सहनी अपने भाई संतोष सहनी या पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में तो उधर जाने से अब वही वाली बात है कि तुरंत सब कुछ मिल जाएगा, इधर रहेंगे तो भविष्य है। हाँ, बिल्कुल भविष्य है। और इधर भाई वहाँ किसी हाल में 10 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। जी, बिल्कुल, किसी हाल बिल्कुल। में 10 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, और वो 10 सीटें हुँ, भी आपकी चुनी हुई सीट नहीं मिलेगी। जी। जेडीयू और बीजेपी के सीटें बँटने के बाद जो सीटें बचेंगी, उन सीटों में हुँ, से हुँ, आपको मिलेंगी सीटें, और 10 सीट मिलेगी, उससे बिल्कुल, ज़्यादा नहीं मिलेगी, किसी हाल में नहीं मिलेगी। बिल आप इसके बिल्कुल। पहले उनके साथ रह के चुनाव लड़ चुके हैं। भाई उसी हुँ, उसी उसी गठबंधन में पिछली बार लड़े थे तो कितनी 11 सीटें मिली थी ना, 11 सीटों पर वो जी, चुनाव जी, लड़े थे। 11 सीट। और तब जी। चिराग पासवान नहीं थे। अब हुँ, चिराग पासवान भी होंगे, उनके हिस्से की सीटें जानी है, तो फिर आप हुँ, उस 10-11 सीट भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आपको लेकर बिल्कुल। के फिर ये ऑफर हो सकता है कि हम आपको राज्यसभा दे दें, केंद्र में मंत्री दे दें, तो वही जो आपने कहा, हम कह रहे हैं कि आपको चीजें मिल जाएंगी तत्काल वहां। लेकिन हुँ, हुँ, उससे पार्टी का राजनीतिक भविष्य आपका बिहार में नहीं जमना है। और आप कह चुके हैं कि जी, बीजेपी ने आपको कितना नुकसान पहुंचाया, आपकी पार्टी तोड़ी, आपके साथ विश्वासघात हुआ, ये सारी बातें आप कहते रहे, फिर क्या मुंह लेकर के जाइएगा? आरक्षण पर घोषणा नहीं होगी, सीटें कम हो जाएंगी, और फिर आप जाकर के जनता के बीच में अपने मतदाताओं से किस आधार पर वोट मांगिएगा? तो उनके जी, साथ बिल्कुल। एक दुविधा भी है, लेकिन एक बड़ी बाधा है कि वो जितना आगे बढ़े हैं, वहां से पीछे हटना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सबसे अच्छी बात चलिए, आज की बैठक में भी हमको लगा कि लेफ्ट के लोग कोई बहुत शोसेबाजी नहीं है, कोई बहुत दिखावा नहीं है, बिल्कुल। कोई हुँ, मांग नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिससे गठबंधन के ऊपर कोई आंच आती दिखे। तो जी, ये गठबंधन का असली जो सहयोगी होता है, और जिसका कोई वैचारिक प्रतिबद्धता होती है कि हमारी हुँ, वैचारिक प्रतिबद्धता बीजेपी को अगर रोकने की है, लेफ्ट ने अगर ये तय किया हुआ है, तो उनको बाकी सारी चीजों से आपत्ति नहीं है। आप तेजस्वी यादव को चेहरा बना लीजिए, आप मुकेश सहनी को भी चेहरा बना लीजिए, आप सीटें भी आपस में ज्यादा ले लीजिए, लेकिन हम साथ में रहेंगे। तो इस बिल्कुल। प्रतिबद्धता के लिए और अपनी उनकी ताकत के लिए उनकी सीटें जरूर बढ़ाई जाएंगी। हमको जहां तक लग रहा है कि उनकी जी, सीटों में जरूर इजाफा होगा, खासतौर से माले की सीटों में कुछ इजाफा होगा, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बढ़िया है, टूटने का खतरा नहीं है, और कहीं इधर हुँ। उधर बिट्रेयल का भी खतरा नहीं।